आज सलोनी विदा हो गई। एयरपोर्ट से लौटकर सुधा दीदी ड्राइंग रूम में ही सोफे पर निढाल सी लेट गईं। 1 महीने की गहमा गहमी भागम भाग के बाद आज घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। बेटी की विदाई से निकल रहे आंसुओं के सैलाब को रोकने में सुधा दीदी की बंद पलकें नाकाम थीं। मन था कि आंसुओं से भीग कर नर्म हुई उन यादों को कुरेदे जा रहा था, जिन्हें 25 साल पहले दफनाकर सुधा दीदी ने अपने सुखद वर्तमान जीवन का महल खड़ा किया था। कानपुर के सबसे प्रतिष्ठित अमीर मधुसूदन परिवार को भला कौन नहीं जानता था। घर के प्रमुख मधुसूदन शहर के ख्याति प्राप्त वकील थे। वृद्धावस्था में भी उनके यहां मुवक्किलों का तांता लगा ही रहता था। वे अब तक खानदानी इज्जत को सहेजे हुए थे, लेकिन उन्हीं के इकलौते पुत्र सुधा के पिता शंकर सिंह कुल की मर्यादा के साथ साथ धन दौलत को भी दारू में उड़ा रहे थे। उन्हें संभालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। पिता ने किसी तरह वकालत की डिग्री भी दिलवा दी थी ताकि अपने साथ बैठाकर कुछ सिखा सकें, लेकिन दिन रात नशे में धुत्त लड़खड़ाती आवाज वाले वकील को कौन पूछता। बहू भी समझदार नहीं थी। पति या बच्चों को संभालने के बजाय दिन रात अपने को कोसती, कलह करती रहती। ऐसे वातावरण में बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे या उनका क्या भविष्य होगा, यह दादाजी समझ रहे थे। उन्हें पोते की इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह एक लड़का था। दादाजी को चिंता तो अपनी रूपसी चंचल पोती सुधा की थी। उसे वे गैर जिम्मेदार माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण मैट्रिक की परीक्षा देते ही मात्र 18 वर्ष की उम्र में सुधा की शादी करवा दी। सुधा दीदी के पति आकाश जी का पटना में फर्नीचर का एक बहुत बड़ा शोरूम था। अपने परिवार में वे अकेले लड़के थे। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। मां का देहांत जब ये सब छोटे ही थे तभी हो गया था। बच्चों की परवरिश उनकी बाल विधवा चाची ने की थी। शादी के बाद सुधा दीदी भी पटना आ गईं। रिजल्ट निकलने के बाद उनका आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला पटना में ही हो गया। आकाश जी और सुधा दीदी में उम्र के साथ साथ स्वभाव में भी काफी अंतर था। जहां सुधा चंचल, बातूनी और मौजमस्ती करने वाली थीं, वहीं आकाश जी शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे पूरा दिन दुकान पर ही रहते। फिर भी सुधा दीदी को कोई शिकायत नहीं थी। नया बड़ा शहर, कॉलेज का खुला माहौल, नई नई सहेलियां, नई उमंगें, नई तरंगें। सुधा दीदी आजाद पक्षियों की तरह मौजमस्ती में डूबी रहती। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। उन दिनों चाची सास आई हुई थीं, फिर भी उनकी वो मौजमस्ती कायम थी। एक रात करीब 9 बजे सुधा फिल्म देखकर लौटी। आकाश जी रात 11 बजे के बाद ही घर लौटते थे, लेकिन उस दिन समय पर सुधा दीदी के घर नहीं पहुंचने पर चाची ने घबराकर उन्हें बुला लिया था। वे बाहर बरामदे में ही चाची के साथ बैठे मिले। कहां से आ रही हो? उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई, सुधा दीदी ने जवाब दिया। मैं 5 बजे कॉलेज गया था। कॉलेज तो बंद था। अपने एक झूठ को छिपाने के लिए सुधा दीदी ने दूसरी कहानी घड़ी। वो लौटते वक्त मैं सीमा दीदी के यहां चली गई थी। सीमा दीदी आकाश जी के दोस्त की पत्नी थीं, जो सुधा दीदी के कॉलेज में ही पढ़ती थीं। आकाश जी गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ गिलास सुधा की तरफ जोर से फेंक कर चिल्लाए, कुछ तो शर्म करो। सीमा और अरुण अभी अभी यहां से गए हैं। घर में पूरा दिन चाची अकेली रहती हैं। कॉलेज जाने तक तो ठीक है, उसके बाद गुलछर्रे उड़ाती रहती हो, अपने घर के संस्कार दिखा रही हो। आकाश जी आपे से बाहर हो गए थे। उनका गुस्सा वाजिब भी था। शादी को 1 साल हो गया था। उन्होंने सुधा दीदी को किसी बात के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज मां तुल्य चाची के सामने उन्हें सुधा दीदी की आदतों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा था। सुधा दीदी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। एक तो नादान उम्र और उस पर दूसरे के सामने हुई बेइज्जती के कारण वे रात भर सुलगती रहीं। सुबह बिना किसी को बताए मायके आ गईं। घर में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। देखने, समझने, समझाने वाले दादाजी तो पोती की विदाई के 6 महीने बाद ही दुनिया से विदा हो गए थे। आकाश जी ने जरूर फोन करके उनके पहुंचने का समाचार जान लिया, फिर कभी फोन नहीं किया। 3-4 दिनों के बाद सुधा दीदी ने मां से उस घटना का जिक्र किया, लेकिन मां उन्हें समझाने के बजाय और उकसाने लगी। क्या समझते हैं? हाथ उठा दिया। केस ठोंक देंगे तब पता चलेगा। शायद अपने दुखद दाम्पत्य के कारण बेटी के प्रति भी वे क्रूर हो गई थीं। उनकी ममता संबंध जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही थी। सुधा दीदी अपनी विगत जिंदगी की कहानी मुझे अक्सर टुकड़ों टुकड़ों में बताती रहती। कहती कि मुझे आज भी जब अपनी नादानियां याद आती हैं तो अपने से ज्यादा मां पर क्रोध आता है। मेरे 5 अनमोल साल मां के कारण मुझसे छिन गए, लेकिन शायद मेरा कुछ भला ही होना था और वे फिर यादों में खो जाती। इंटर की परीक्षा करीब थी। वे अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहती थीं,
इसलिए परीक्षा देने पटना में दूर के एक मामा के यहां गईं। वहां मामा के दानव जैसे दो बेटे अपनी तीखी निगाहों से अक्सर उनका पीछा करते रहते। उनकी नजरें उनके शरीर का ऐसे मुआयना करतीं कि लगता वे वस्त्र विहीन हो गई हैं। एक रात अपनी कमर के पास किसी का स्पर्श पाकर वे घबराकर बैठ गईं। एक छाया को उन्होंने दौड़ते हुए बाहर जाते देखा। उस दिन के बाद से वे दरवाजा बंद करके सोने लगी। किसी तरह परीक्षा देकर वे वापस आ गईं। मां की अव्यावहारिक सलाह पर एक बार फिर वे अपनी मौसी की लड़की के यहां दिल्ली गईं। उन्होंने सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक वगैरह खोल लेंगी, लेकिन वहां जाने पर बहन को अपने दो छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त की आया मिल गई। वे अक्सर उन्हें सुधा दीदी के भरोसे छोड़कर पार्टियों में व्यस्त रहतीं। बच्चों के साथ सुधा को अच्छा तो लगता था, लेकिन यहां आने का उनका एक मकसद था। एक दिन सुधा ने मौसी की लड़की के पति से पूछा, सुशांत जी, थोड़ा कोर्स वगैरह का पता करवाइए, ऐसे कब तक बैठी रहूंगी। बहन उस वक्त घर में नहीं थी। बहनोई मुस्कुराते हुए बोले, अरे आराम से रहिए ना, यहां किसी चीज की कमी है क्या? किसी चीज की कमी हो तो हमसे कहिएगा, हम पूरी कर देंगे। उनकी बातों के लिजलिजे और घिनौने एहसास से सुधा को घिन आने लगी कि उनके यहां पत्नी की बड़ी बहन को बहुत आदर की नजरों से देखते हैं और ये उनके लिए ऐसी सोच रखते हैं। फिर सुधा दीदी दृढ़ निश्चय करके वापस मायके आ गईं। मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी का लिवर खराब हो गया था। उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। सुधा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। सुधा ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाए और फिर बीए में दाखिला ले लिया। एमए करने के बाद सुधा की उसी कॉलेज में नौकरी लग गई। 5 साल का समय बीत चुका था। पिताजी का देहांत हो गया था। भाई भी पिता के रास्ते चल रहा था। घर तक बिकने की नौबत आ गई थी। आमदनी का एकमात्र जरिया सुधा ही थी। अब भाई की नजर सुधा की ससुराल की संपत्ति पर थी। वह सुधा पर दबाव डाल रहा था कि तलाक ले लो, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अब तक की जिंदगी से सुधा ने जान लिया था कि तलाक के बाद उसे पैसे भले ही मिल जाएं, लेकिन वह इज्जत, वह सम्मान, वह आधार नहीं मिल पाएगा जिस पर सिर टिकाकर वे आगे की जिंदगी बिता सकें। आकाश जी के बारे में भी पता चलता रहता। वे अपना सारा ध्यान अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाए हुए थे। उनकी जिंदगी में सुधा दीदी की जगह किसी ने नहीं भरी थी। भाई के तलाक के लिए बढ़ते दबाव से तंग आकर एक दिन बहुत हिम्मत करके सुधा दीदी ने उन्हें फोन मिलाया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो कौन? आकाश जी की आवाज सुनकर सुधा की सांसों की गति बढ़ गई और आवाज गुम हो गई। हेलो, उन्होंने फिर पूछा। कौन? सुधा। हाँ, कैसे हैं आप? उनकी दबी सी आवाज निकली। 5 साल, 8 महीने, 25 दिन, 20 घंटों के बाद आज कैसे याद किया? उनकी बातें सुधा के कानों में अमृत के समान घुलती जा रही थीं। आप क्या चाहते हैं? सुधा ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती हो सुधा? उन्होंने प्रतिप्रश्न किया। मैं तलाक नहीं चाहती। तो लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आकाश जी ने भावुक होते हुए कहा। और सचमुच दूसरे दिन बिना किसी को भी बताए सुधा अपने घर लौट गईं। फिर उसके कुछ समय बाद आदित्य पैदा हुआ और फिर सलोनी। सुधा दीदी कानपुर के जिस कॉलेज में अर्थशास्त्र की विभागाध्यक्ष और सह प्राचार्या थीं, उसी कॉलेज में मैं हिंदी की प्राध्यापिका थी। उम्र और स्वभाव में अंतर के बावजूद हम दोनों की दोस्ती मशहूर थी। सुधा दीदी को पूरा कॉलेज हिटलर के नाम से जानता था। आभूषण और श्रृंगार विहीन कठोर चेहरा, भिंचे हुए होंठ, बड़ी बड़ी आंखों को ढकता बड़ा सा चश्मा, बेहद रोबीला व्यक्तित्व था। जैसा व्यक्तित्व था वैसी ही आवाज। बिना माइक के भी जब बोलती तो परिसर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक साफ सुनाई देता। लेकिन सुधा दीदी की सारी कठोरता कक्षा में पढ़ाते वक्त बाल सुलभ कोमलता में बदल जाती। अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को भी वे अपने पढ़ाने की अद्भुत कला से सरल बना देती। कला संकाय की लड़कियों में शायद इसी कारण इकोनॉमिक्स लेने की होड़ लगी रहती थी। हर साल इस विषय की टॉपर हमारे कॉलेज की ही छात्रा होती थी। मैं जब भी सुधा दीदी के विगत जीवन की तुलना वर्तमान से करती तो हैरान हो जाती कि कितना प्यार और तालमेल है उनके परिवार में। अगर सुधा दीदी किसी काम के लिए बस नजर उठाकर आकाश जी की तरफ देखती तो वे उनकी बात समझकर जब तक नजर घुमाते आदित्य उसे करने को दौड़ता, तब तक तो सलोनी उस काम को कर चुकी होती। दोनों बच्चे रूप रंग में मां पर गए थे। सलोनी थोड़ी सांवली थी, लेकिन तीखे नैन नक्श और चरहरी काया के कारण बहुत आकर्षक लगती थी। वह एमएससी की परीक्षा दे चुकी थी और आदित्य एमबीए करके बेंगलुरु में एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर नियुक्त था। उसने एक सिंधी लड़की को पसंद किया था।
माता पिता की मंजूरी उसे मिल चुकी थी, मगर वह सलोनी की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहता था। लेकिन सलोनी शादी के नाम से ही बिदक जाती थी। शायद अपनी मां के शुरुआती वैवाहिक जीवन के कारण उसका शादी से मन उचट गया था। फिर एक दिन सुधा दीदी ने ही समझाया, बेटी, शादी में कोई शर्त नहीं होती। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें तुम जितना बंधोगी उतना मुक्त होती जाओगी, जितना झुकोगी उतना ऊपर उठती जाओगी। शुरू में हम दोनों अपने अपने अहम के कारण अड़े रहे तो खुशियां हमसे दूर रहीं। फिर जहां एक झुका दूसरे ने उसे थाम के उठा लिया और सिर माथे पर बैठा लिया। बस शादी की सफलता की यही कुंजी है। जहां अहम की दीवार गिरी, प्रेम का स्रोता फूट पड़ता है। धीरे धीरे सलोनी आश्वस्त हुई और आज 7 फेरे लेने जा रही थी। सुबह से सुधा दीदी का 4-5 बार फोन आ चुका था। निधि, देखना, सलोनी तो पार्लर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे, शादी है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है कि सलवार कमीज पहनी और स्टेज पर चढ़ गई। तू ही जरा जल्दी आकर उसका हल्का मेकअप कर दे। 5 बज गए थे। आदित्य गेट के पास खड़ा होकर सजावट वाले को कुछ निर्देश दे रहा था। जब से शादी तय हुई थी, वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह घर और बाहर दोनों के सारे काम संभाल रहा था। मुझे देखकर वह हंसता हुआ बोला, शुक्र है मौसी आप आ गईं। मां अंदर बेचैन हुए जा रही हैं। मैं हंसते हुए घर में दाखिल हुई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। किसी रस्म की तैयारी चल रही थी। मुझे देखते ही सुधा दीदी तुरंत मेरे पास आ गईं। मैं हैरान सी उन्हें निहार रही थी। पीली बंधेज की साड़ी, पूरे हाथों में लाल चूड़ियां, पैरों में पायल, कानों में झुमके, गले में लटकी चेन और मांग में सिंदूर। मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। सुधा दीदी, कहीं समधी जी तुम्हारे साथ ही फेरे लेने की जिद न कर बैठे। मैंने उन्हें छेड़ा। आकाश जी पीली धोती में मंडप में बैठे कुछ कर रहे थे। यह सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर सुधा दीदी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आज कहीं बेटी और बीवी दोनों को विदा न करनी पड़ जाए। सुधा दीदी शर्म से लाल हो गईं। मुझे खींचते हुए सलोनी के कमरे में ले गईं। शाम को जब सलोनी सज धज कर तैयार हुई तो मां बाप भाई सब उसे निहार कर निहाल हो गए। सुधा दीदी ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने सलोनी को चेताया, खबरदार जो एक भी आंसू टपकाया वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सलोनी धीमे से हंस दी, लेकिन आंखों ने मोती बिखेर ही दिए। सुधा दीदी ने हौले से उसे अपने आंचल में समेट लिया। स्टेज पर पूरे परिवार का ग्रुप फोटो लिया जा रहा था। सुधा दीदी के परिवार की 4 मनकों की माला में आज दामाद के रूप में एक और मनका जुड़ गया था। उन लोगों को देखकर मुझे एक बार सुधा दीदी की कही बात याद आ गई। कॉलेज के सालाना जलसे में समाज में बढ़ रही तलाक की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, अगर टूटे तो फिर से जोड़ो। आज उन्हें और उनके परिवार को देखकर यह बात सिद्ध भी हो रही थी। सुधा दीदी के प्रेम का धागा एक बार टूटने के बावजूद फिर जुड़ा, और इतनी दृढ़ता से जुड़ा कि गांठ की बात तो दूर, उसकी कोई निशानी भी शेष नहीं है। उनके सच्चे, निष्कपट प्यार की ऊष्मा में इतनी ऊर्जा थी जिसने सभी गांठों को पिघलाकर धागे को और अधिक चिकना और सुदृढ़ कर दिया। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे आगे आने वाली और भी बेहतरीन कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।